क्या होगा, चल रहा है? जी सर चल रहा है। देख लो चल रहा है, ताकि हम आगे बढ़े। चल रहा है, क्या घुमाया इसको, थीटा को घुमा दिया। जब थीटा को घुमाएंगे तो ये वाला समतल दर्पण इधर गया, तो पहले क्या था, इसका अभिलंब था ये, तो ये भी कितना घूमा, थीटा कोण घूम गया। ठीक, अब जैसे ही थीटा कोण घूमा, पहले कितना था, ये वाला गया, ये था आई, खाली था, लेकिन अभिलंब से आपको किरण जितना कोण बना रही वो आई था। लेकिन अब दूसरे केस में, और ये वाला कितना होगा, ये भी उस समय आई रहा होगा। लेकिन जैसे ही थीटा कोण घूमा, अब अभिलंब कौन सा हो गया, ये वाला। तो इसके रिस्पेक्ट में अब ये कोण कितना हो गया टोटल, थीटा प्लस आई प्लस थीटा। थीटा। भाई आई ये है, थीटा ये है, दोनों को मिलाकर आई प्लस थीटा हो गया। ये आई प्लस थीटा हो गया, तो अब जो परावर्तित किरण होगी वो ये थोड़ी होगी है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मान लो वो कहाँ चली गई, ये हो गई। तो जब ये आई प्लस थीटा है तो इतना ही कोण ये भी होगा, होगा नहीं होगा? अच्छा आई प्लस थीटा, तो ये थीटा घूमना है, ये आई है, तो ये कितना होगा, आई होगा नहीं होगा? ये आई माइनस थीटा है, ये आई प्लस थीटा है, तो ये कितना होगा, आई प्लस थीटा में से क्या करो, आई माइनस थीटा को घटा दो, आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा यानी 2 थीटा। ठीक है, यानी कितना कोण घूमेगा, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल। जब भी हम क्या करेंगे, दर्पण को थीटा एंगल घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल घूम जाती है। समझ आ गया? सर एक न्यूमेरिकल भी था है कौन सा क्वेश्चन है, बताओ। मिटा दो उसको, समझ आ गया? ये आपको समझ नहीं आया होगा, सबसे पीछे पहले दिन आया लेकिन आएगा, जब मैंने पढ़ाएंगे तो आ जाएगा। बताओ जल्दी से क्वेश्चन बताओ, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड है या पिछले चैप्टर से रिलेटेड है? चलो अभी ऐसा करना, पूछ लेना, ठीक है? अब देखो परावर्तन में उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ होते हैं? देखो जो क्वेश्चन आएंगे वही बता रहा हूँ। उत्तल दर्पण के लिए अगर देखो कहाँ यूज होता है, शीशे में वाइट हो गई, ठीक। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है छोटा, छोटा छोटा। कभी देखना जो बाइक में जो शीशे लगे होते हैं उसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही होगा, यानी कैसे छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनेगा और हमेशा आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक। ये याद रखने हैं, बात कुछ नहीं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, बस वही बता रहे हैं। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन को यूज करेंगे, ठीक है? परावर्तन हो गया, फिर आपको वर्तन पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, जो डॉक्टर यूज करते हैं, डेंटिस्ट मिरर बोलते हैं, ठीक है? और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें छोटा भी बनता है, वस्तु से बराबर बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, तीनों केस होते हैं। प्रतिबिंब छोटा बराबर भी बनता है और वस्तु से बड़ा, तीनों केस। और आभासी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक, दोनों बनते हैं, ठीक है? इसमें पॉइंट और भी नोट कर सकते हो, इसको क्या कहते हैं, कौन सा दर्पण होगा ये,
होगा, पेड़ों को फैला देना, दूर दूर कर देना। और ये कैसा होगा? कन्वर्जिंग। आप हिंदी में लिख सकते हो इसको, अभिसारी दर्पण भी बोलेंगे। और ये क्या है? अपसारी। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। यहाँ से अपवर्तन पढ़ना है। ठीक है, कितना समझ आ गया? कोई डाउट नहीं होता। इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। Reflection of light। इससे ज़्यादा हम कल जहाँ तक फोकस करेंगे ये लेंस को, लेंस तो इसके बाद स्टार्ट होता है, कल फिनिश करेंगे। फोकस करेंगे कल चैप्टर फिनिश होगा और पेज भी चलना है और कुछ छूटेगी नहीं। अभी देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जब प्रकाश यहाँ पर क्या होगा? मान लो हमने क्या करा आपकी बार, एक ग्लास स्लैब ली। अब की वाली कैसी है? पारदर्शी। कुछ ना कुछ थिकनेस होगी इसके अंदर, मोटाई होगी। शीशा है कुछ, कोई भी पदार्थ हो सकता है जो कि क्या हो? ऑप्टिकली एक्टिव हो, जिसके अंदर से प्रकाश गुजर सके। पानी के अंदर से गुजर सकता है, कैरोसिन है, वाटर है, इन सब के अंदर से गुजर सकता है। पेट्रोल के अंदर से भी नॉर्मली लोग कहते हैं। तो हम फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा पदार्थ दिया है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसके अंदर से प्रकाश गुजर सकता है। तब इसका अभिलंब कहाँ होगा? यही होगा। अब मान लो एक प्रकाश किरण यहाँ आई, इसका नाम है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसे बोलेंगे आई आर, शॉर्टकट आई आर बोले, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। अब इसके पास क्या ऑप्शन है? ये इधर तो जाएगी नहीं क्योंकि इधर पॉलिश नहीं है। अब ये क्या होगा? इस माध्यम से पार होगी। पार होने पर इसे कैसे जाना चाहिए था? लेकिन जैसे होता नहीं है, जब बाइक लेके जाओ, एक हाईवे पे लेके जाओ, अचानक से क्या आ जाए? ट्रैफिक आ जाए या पतली सी गली आ जाए तो हम रास्ते में इधर मुड़ जाते हैं, सीधा नहीं होता हमारा रास्ता। ऐसे क्या है कि अब ये जो प्रकाश है जो ट्रेवल करेगा, गति करेगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो क्या होगा? कोई माध्यम हो सकता है कम घना हो, कम घना का मतलब विरल, और दूसरा माध्यम मान लो क्या है? सघन। एक विरल माध्यम है, एक सघन। विरल माध्यम जैसे पेड़ों को दूर दूर लगा रखा है तो क्या विरल है, और बहुत सारे पेड़ों को पास पास लगा रखा है तो वो सघन है, घना घना। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की हो जाती है तो जाना तो था तो सीधे, लेकिन क्या हुआ? इसका माध्यम अलग, ये माध्यम अलग है, ये विरल है, ये सघन है। तो यहाँ से क्या होगा? ये अभिलंब की ओर, ठीक, इस साइड को आ जाएगी। जाना था सीधे लेकिन आगे इधर की। तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। बताओ, हमसे पूछो। अभी बताइए। दो केस होंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि प्रकाश किरण आई, अब की बार भी क्या है? अभिलंब यही है, लेकिन माध्यम ये वाला कौन सा है? सघन, और ये वाला विरल। तो इसे आई कैसे थे? ऐसे जाना कैसे था? लेकिन ये क्या हो गई? अभिलंब से दूर हो गई। अभिलंब हमारा पीड़ा हो गया। इस
केस में देखो अविलंब से ये दूर हट गई, यानी जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे होता है सघन में होगा तो मान लो सभी लोग क्या होते हैं, जो गाड़ियां हैं पास पास होती हैं, और जैसे विरल माध्यम आया सभी गाड़ियां अपनी अपनी दूरी बना लेती है, मेंटेन कर लेती है डिस्टेंस, सेम क्या इससे दूरी बना ली, अविलंब से दूरी बना ली। और जैसे क्या हुआ सघन माध्यम आया फिर क्या हो गया अविलंब से नजदीकियां बढ़ा ली, यानी पास पास आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंगल कितना क्या रहेगा आई, ये एंगल आर। तो यहाँ देखो कौन सा कोण ज्यादा बड़ा होगा, आई बड़ा होगा या आर, आई बड़ा होगा आर छोटा होगा। इस केस में ठीक है, इसे एक बात नोट करो, पहले एक बात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो अविलंब से दूर रखती है या अविलंब की ओर झुकती है। इसे क्या कहेंगे, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर हम सिंपल कहें, जाना था इसको सीधा लेकिन अपने मार्ग से हट गई, रास्ता इसमें बदल लिया। अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने मार्ग से विचलित हो जाए, यानी अपना रास्ते को बदल ले, तो इसे क्या कहेंगे प्रकाश का, ठीक। अब ये बताओ स्पीड कहाँ पर ज़्यादा होगी, सघन माध्यम में या विरल में, प्रकाश की गति कहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, विरल में ज़्यादा। सीधी सी बात है, तो भाई में तो जा रहे हैं तो स्पीड हमारी ज़्यादा होगी। जैसे मार्केट के अंदर गए, जैसे ऐसी सघन माध्यम आया स्पीड, अब अगर वहाँ पर भी 100 की स्पीड रखी तो क्या होगा, बाइक कहीं और गांच कहीं और, कहीं और। सर जी जब विरल से सघन की तरफ आते हैं तो अविलंब के पास आती है। हाँ, ऐसे ध्यान रखो, विरल से सघन आए, देखो दो ही केस है, अविलंब से दूर या अविलंब के पास। विरल से सघन में आए यानी पास पास आए, सघन में क्या हो जाते हैं पास पास आए, यानी किसके पास आएंगे, अविलंब के। और जब सघन से विरल जाएंगे तो क्या होगा, दूर दूर जाएंगे, किससे दूर जाएंगे, अविलंब। ठीक है, अब प्रकाश का वेग जो होगा वो कहाँ पर ज़्यादा होगा, विरल में या सघन में, तो सीधी सी बात है विरल में ज़्यादा होगा, सघन में कम होगा। ठीक है,
अब एक चीज बताओ, तो प्रकाश का वेग है वायु में जाता होगा निर्वात में, जहाँ पर वायु है ही नहीं। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर कुछ है ही नहीं जो उसका विरोध करने वाला हो। ठीक है, कोई ट्रैफिक है ही नहीं, हाईवे है अकेला उसको चलना है। ठीक, ये निर्वात हो गया। लेकिन हाईवे है और एक साइड से मान लो वाहन चल रहे हैं, दूसरी साइड से नहीं चल रहे हैं, या कुछ वाहन चल रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा कम डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन फिर क्या होगा, मार्केट में एंट्री होगा। ठीक, तो प्रकाश का वेग जो होगा सबसे ज़्यादा किसमें होगा, प्रकाश के वेग का क्रम लिखो। सबसे ज़्यादा निर्वात, उससे निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद किसमें आ जाएगा, वायु। वायु में उससे थोड़ा कम हो जाएगा प्रकाश का वेग, होगा नहीं होगा। फिर वायु के बाद हम पहुँच गए और थोड़े से घने उसमें, जैसे कि पानी। पानी में क्या हो गया, और पार्टिकल पास पास आ गए, यानी पानी और प्रकाश का वेग और कम हो जाएगा। उसके बाद कौन बनेगा, द्रव, यानी लिक्विड की बात करेंगे। अब लिक्विड के बाद कोई आ जाए सॉलिड। सॉलिड मतलब कांच। ठीक है, तो प्रकाश का वेग ठोस में क्या होगा, और कम हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में सबसे ज़्यादा, उससे कम वायु में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ तारे के माध्यम देखते हैं हमने, मान लो यहाँ पर है तारे के माध्यम देख रहे हैं, किस कारण देखते हैं वो, प्रकाश के अपवर्तन, अभी आगे पढ़ाएंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण देखते हैं। लेकिन यदि हम कहाँ चले जाएं, स्पेस में, जहाँ पर वायु है ही नहीं, तो वहाँ क्या होगा, तारे के जमाने में नहीं, लगातार जलते हुए दिखाई देते हैं, इससे लाइट जलती हुई। ध्यान रखना कि निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल 3×10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये क्या है, प्रकाश की अधिकतम चाल है, यानी इससे अधिक गति से कोई भी चीज गतिमान नहीं हो सकती, कोई भी चीज। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अगर हमें अपनी गैलेक्सी को पार, हमारी जो आकाश गंगा है उसको अगर हम पार भी करना चाहें तो पार करने में हमें सदियों लग जाएंगे, अगर हम प्रकाश के वेग से भी जाएंगे तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा पार्टिकल ढूंढो जो प्रकाश के वेग से भी ज़्यादा तेज हो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, या देखो इसमें लिखो, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है ना, जो अधिकतम संभव चाल है, इससे अधिक चाल, इससे अधिक गति से वस्तु गति नहीं कर सकती। वस्तु के कोई भी पदार्थ, कोई पदार्थ अब तक ये नोट किया गया है, माना गया है, यानी हम ज़्यादातर अगर गति करें तो किस गति से चले जाएंगे, इतनी से, इससे ज़्यादा गति से हम जा नहीं सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कभी कि जैसे हमें मान लो ये कलर जो है नीला कलर का दिखाई देता है, तो ये क्यों दिखाई देता है, कोई भी वस्तु हमें जिस रंग की दिखाई देती है तो इसका मतलब ये है, ये परावर्तन का कारण है, अपवर्तन का कारण नहीं। इसका मतलब ये है कि उसने जो भी देखो, जो श्वेत प्रकाश, जो अभी ये सूर्य से प्रकाश होता है उसको क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। उसके अंदर 7 कलर होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के प्रकाश का मिक्सचर है श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर गिरेगा और वो वस्तु मान लो नीले कलर की दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु ने सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया और केवल नीले प्रकाश को परावर्तित करा।
जिस प्रकाश को परावर्तित करा वही हमें दिखाई देगा। ठीक है, कोई वस्तु अगर हमें काली छोड़ो लाल दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि वो लाल रंग को एमिट कर रही है, काफी सब एब्जॉर्ब अवशोषित कर रही है। ठीक, लेकिन अगर कोई वस्तु में काली दिखाई दे रही है, काला कोई रंग नहीं होता, बैंगनी आहा पीना मतलब जो होता है उसमें ब्लैक कलर नहीं होता, यानी ब्लैक कलर क्या है, जितना प्रकाश गिरा वो सबका सब अवशोषित हो गया, कोई भी उत्सर्जित नहीं हुआ, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है वो काला। लेकिन अगर कोई प्रकाश गिरा और सारा का सारा परावर्तित हो गया तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, सफेद। ठीक है, मतलब जब सफेद कलर गिरा कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ और बाकी सब वापस आ गया, यानी वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, सफेद। ये समझ आ रहा है? ये एक नोट लिख लो, उसके आगे को हम लिखवा देंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें लिखवाइए, नोट करके लिखो। बोले यदि कोई वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देती है, यदि कोई वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि वह वस्तु केवल लाल रंग को परावर्तित करती है, वह वस्तु केवल लाल रंग को परावर्तित करती है, बाकी अन्य रंग को अवशोषित कर लेती है, बाकी अन्य रंग को अवशोषित कर लेती है। ठीक, अब इस लाल की जगह चाहे हरा हो, पीला हो, नीला हो, सफेद हो, सफेद छोड़ दो, हरा, नीला, पीला और बैगनी जो भी कलर आता है, इसका मतलब क्या है कि केवल उसने उसी कलर को उत्सर्जित करा, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लिया। पहली चीज समझ आ गई। अब अगला पॉइंट नहीं लाइक से देखो, यदि वस्तु काले रंग की दिखाई देती है, यदि वस्तु काले रंग की दिखाई देती है इसका मतलब उसने कोई भी प्रकाश को परावर्तित नहीं किया, किसी भी तरीके से उसने परावर्तित प्रकाश को किया ही नहीं, पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, काली। और अगर वो क्या करे, जितना प्रकाश उसके ऊपर पड़ा उसने सभी सब परावर्तित कर दिया, तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, सफेद। तीसरा पॉइंट जो है शॉर्टकट में लिख लो, तीसरा पॉइंट लिख लो, वस्तु पर शॉर्ट में लिख लो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वस्तु कैसे दिखेगी, वस्तु श्वेत दिखेगी। ठीक है, मतलब यह प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगी। ठीक, मतलब अवशोषित ही नहीं करेगी, श्वेत प्रकाश किरण। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे
लाल रंग की दिखाई देगा। हमें श्वेत प्रकाशकरण उस वस्तु पर जैसा प्रकाश है और कोई वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई दे रही है। अब उस वस्तु को हम ले जा रहे हैं किसी कमरे में, उस कमरे में लाल कलर जैसे लाल दिखाई दे, लाल कलर को छोड़ करके और श्वेत प्रकाश को छोड़ करके मान लो बैगनी कलर है, पूरे कमरे में बैगनी कलर है या हरा कलर है या पीला कलर है, तो हमें वो वस्तु कैसे दिखाई देगी? तो वो वस्तु हमें दिखाई देगी काली। ठीक है, मतलब उस कलर के अलावा और श्वेत प्रकाशकरण के अलावा कोई भी प्रकाश होगा तो वस्तु हमें काली दिखाई देगी। यानी अगला पॉइंट क्या होगा? किसी अन्य प्रकाश, मान लो हम उदाहरण लेते हैं हरे प्रकाश में लेते हैं। ठीक है, तो वस्तु कैसे दिखाई देगी? काली। समझ आ रहा है? काली दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि वो वस्तु को हरा कलर से एब्जॉर्ब कर ले रही थी ना, और हरे उसमें लेकर तो क्या हुआ? हरा कलर एब्जॉर्ब कर लिया, लाल कलर है नहीं, तो क्या दिखेगा? कुछ एमिट किया ही नहीं उसमें, यानी वस्तु काली दिखाई देगी। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा। अब अगला पॉइंट जैसे अब लाल रंग की वस्तु को लाल रंग के प्रकाश में ले जाए तो कैसे दिखाई देगी? तब तो लाल दिखाई देगी। यानी किसी भी कलर की वस्तु है उसे उसी कलर के प्रकाश में ले जाओ तो वस्तु उसी कलर की दिखाई देगी। लाल रंग की वस्तु है और किसमें ले जा रहे हैं? लाल रंग का प्रकाश। यहाँ पे प्रकाश तो नहीं है, तो वस्तु लाल। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और शायद अगर कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन किए हैं तो तुम्हें अंदाजा होगा यहाँ से क्वेश्चन आएगी। सबसे कम होता है लाल रंग है सबसे कम होता है लाल लाल का सबसे कम होता है। विकिरण, लाल रंग सबसे दूर तक दिखाई देता है, इसलिए जितने भी व्हीकल होते हैं उन सब में कौन सा रेड कलर का लेते हैं। सूर्य का प्रकाश जब सूर्य सनसेट हो या सनराइज होता है, सूर्य किस कलर का दिखाई देता है? लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग ही आप आता है हमारी आंखों तक, बाकी सब बीच में रहता है। इसलिए हमें सनसेट और सनराइज के टाइम पे भी सूरज जो है लाल रंग का दिखाई देता है। अगर किसी की आंखें लाल हैं इसका मतलब क्या है? उसकी आंखों में दिक्कत नहीं है, प्रकाश आती है। अब देखो क्वेश्चन इसका पत्तियों का रंग हरा है, श्वेत प्रकाशकरण पत्तियों पर गिरी। हालांकि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई कलर है, उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज तो होंगी, लेकिन श्वेत प्रकाशकरण जब पत्तियों पर गिरती है तो पत्तियां क्या करती हैं? बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगी और हरे रंग को एमिट करेंगी, इसलिए हमारी आंखों को हरा कलर दिखेगा। ठीक है, उनके अंदर कुछ तो विशेषता होगी नहीं, तभी तो हरा कलर दिखाई दे रहा है, वरना वो पीला भी दिखा सकती है, पीला भी दिखाई देता है। क्वेश्चन लिखो, निर्वात में प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में अविलंब के अनुदिश सघन माध्यम से विरल माध्यम में अविलंब के अनुदिश यात्रा करने वाला प्रकाश
से एक सही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? और गलत ही बताना। बी। और कोई बताओ? ए। और कोई बताओ? सी। कोई थोड़ा सा इसको प्रकाश कैसे गति करता है? प्रकाश सघन माध्यम से रहा है। अब इसमें अविलंब से जा रहा है। हैं? सघन माध्यम से मान लो क्या सघन, और ये क्या है? विरल। जा कैसे रहा प्रकाश? अविलंब से आ रहा है। अविलंब से यानी प्रकाश भी गया कैसा? ऐसे। जब प्रकाश इसके परपेंडिकुलर जाएगा तो मुड़ेगा थोड़े, कहीं सीधा निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? उसमें सही अविलंब नहीं देखा ना सर, अभी कंपेयर है, इसका आंसर सही हो। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई प्रकाश है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो क्या चीज चेंज नहीं होगी? ये क्वेश्चन आ जाता है। बताया क्या चेंज नहीं होता है? आवृत्ति सही है। और दूसरा रंग। ऐसा नहीं है पानी में बीच में हमने इधर से टॉर्च मारी, रेड कलर की उधर हरे कलर की टॉर्च जल रही, ऐसा नहीं होगा। प्रकाश का रंग जो है वही रहेगा और प्रकाश की आवृत्ति, दो चीजें नहीं बदलती। ठीक है, बाकी आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये सब चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? तो बहुत इजी टॉपिक है। परावर्तन के नियम पढ़े थे, ये क्या है? अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या था बताओ? अभी भी क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होंगे? एक ही तल में, यानी तीनों को मैं एक साथ छूँ तो तीनों को एक साथ में टच कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि ये किरण चली गई है, यानी या तो मैं अभिलंब को टच कर रहा हूँ तो इसको टच नहीं कर पाता हूँ। तीनों को एक साथ में टच करने वाला ये भी गिरी जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखो पहला नियम बहुत ईजी है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होंगे? तीनों एक ही दूसरा तो समझ आ गया, कोई डाउट नहीं इसमें? एक ही प्लेन होने का मतलब तीनों को एक साथ
कि आप कहाँ पर क्या था आई इक्वल टू आर, जो परावर्तन पढ़ रहे थे आई बराबर आर पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ आई बराबर आर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई बटे अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, ठीक, एक होता है ज्या इसका मतलब क्या लिखोगे, इसका मतलब है साइन होगा, और कोण ज्या होता है इसका मतलब कोसाइन, ठीक, ज्या और कोज्या जो शब्द होते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं साइन और कोसाइन, ठीक, तो साइन आई बटे साइन आर, ये जो होगा वो क्या होगा फिक्स रहेगा, मतलब अगर आई की वैल्यू 45 है और बटे आर कुछ भी है इसकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे देखो साइन आई मान लो कितना है 45 और आर कितना मान लो 60, साइन 45 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का √3/2, अच्छा इसको सॉल्व भी करोगे तब कितने कांस्टेंट की तो आ रहा है, ये नियतांक की तो आ रहा है, नियत वैल्यू आ रही है, यानी साइन आई बटे साइन आर क्या होगा कांस्टेंट होगा, ये नहीं आएगा कोई वेरिएबल आ रहा है, ठीक, इन दोनों की जो भी वैल्यू लगाएंगे साइन में तो फिक्स वैल्यू आएगी 1 2 1 2 0.3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो क्या आएगा एक नंबर आएगा, और नंबर क्या होता है कांस्टेंट होता है, बदलते थोड़ी है, तो ये क्या होंगे नियतांक, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अपवर्तनांक, ठीक है, क्या बोलते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक समझने में बहुत ही अच्छी है, हमने जैसे यहाँ से प्रकाश आया, अब ये प्रकाश जो है वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इसका ओरिजिन पाथ मान लो क्या ये है, हमें प्रकाश को क्या कर रहा मोड़ रहा है, तो अगर हम कहेंगे किसी पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा है, यानी कोई पदार्थ बहुत ज़्यादा मोड़ देता है प्रकाश को, कोई पदार्थ कम मोड़ पाता है, तो प्रकाश को मोड़ पा रहा है वो किसका मोड़ पा रहा है, उसके अपवर्तनांक जो उसके कारण, जिसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा यानी वो प्रकाश को उतना ही ज़्यादा उसके मार्ग से विचलित कर देगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो प्रकाश को उसके मार्ग से कम विचलित करेगा, सिंपल सी चीज अपवर्तनांक ये है कि प्रकाश को उसके मार्ग से विचलित करना, जितना ज़्यादा विचलित उतना ज़्यादा अपवर्तनांक, जितना कम विचलित उतना ही कम होगा, ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या होता है समझ आ गया, प्रकाश को इसका मतलब क्या है, प्रकाश को उसके मार्ग से विचलित करने की क्षमता, वही क्या है अपवर्तनांक, कई बार क्वेश्चन आता है, इसका काम ये है, अब इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है इस पदार्थ का, यानी कि प्रकाश को अच्छा खासा समझ सकता है, इसको और शॉर्टकट में लिख सकते हैं, जरा एग्जाम में आ सकता है, N2/N1, मान लो प्रकाश जो है वो इस माध्यम से इस माध्यम तक जा रहा है, तो इस माध्यम के सापेक्ष इसका निकालना या इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, तो जो चीज़ नीचे आएगी वो क्या है सापेक्ष, और जिसका निकालना है उसे क्या रखेंगे ऊपर, यानी N2 मान लो किसका है, मान लो विरल का है, तो विरल का ये क्या सघन माध्यम का अपवर्तनांक, विरल का सघन के सापेक्ष अपवर्तनांक, या ये सघन है ये विरल है, ये सघन है ये विरल है, जो नीचे आएगा उसके सापेक्ष, यानी ये क्या है N1 के सापेक्ष N2 का वन के सापेक्ष होगा, ठीक, जो ऊपर होगा उसका निकालना है, जो नीचे होगा उसके सापेक्ष, अपवर्तनांक अलग चीज नहीं है, ये रिलेटिव है, नोट कर लो, इसी को क्या कहते हैं, ये जो है ये समझ में आ रहा है, पता समझ आ रहा है, तो कल ही आ इसी को क्या कहते हैं
यदि कोई प्रकाश करण क्वेश्चन, यदि कोई प्रकाश किरण 30 डिग्री पर आपतित होती है, 30 डिग्री पर आपतित होती है तथा माध्यम तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाती है तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तन कोण 60 डिग्री है, अपवर्तन कोण 60 डिग्री है, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जैसे देखिए 30 डिग्री पर आपतित हुई और ये कितना है 60, यानी अभिलंब से दूर हट रही है। अभिलंब से दूर हट रही है, कैसा है विरल होगा नहीं होगा, मुझे क्या कह रहा है सघन, ये सघन नहीं है, इसके सापेक्ष ये सघन है, या विरल जो है इसके सापेक्ष ये विरल है। एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं, वरना सघन कुछ नहीं होता और विरल कुछ नहीं होता। कोई घना है या कोई बिगड़ा हुआ है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब बताओ आई कितना है, आर कितना है, स्नेल के नियम से क्या होगा साइन आई बटे साइन आर। अभी क्या है माध्यम 2 और ये माध्यम 1। अब इसका हमने अपवर्तनांक मान लिया n2, इसका n1। इनने क्या पूछा है इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक यानी n2 बटे n1, n1 के सापेक्ष n2 का अपवर्तनांक। साइन आई कितना हो गया 30, साइन आर कितना हो गया 60, और ये साइन 30 कितना होता है 1 बटे 2, साइन 60 √3 बटे 2 से तो कट गया, n2 बटे n1 कितना आया 1 बटा √3। यदि क्या होगा अपवर्तनांक का √3 की वैल्यू लगा के 1.73 तो भाग कर दो, जो आंसर आया ठीक है। समझ आ रहा है, थोड़ा सा हम तेज चल रहे हैं, सिलेबस में हमें निकालना है, आपको छोड़ना नहीं। और तुम लोग समझ लो कि आना चाहिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जरा पढ़ा दिया आता तो सही है। कितना समझ आया है, कोई डाउट है बताइए, यहाँ तक समझ आया नहीं आया बता देना तो पहले ही, फिर घर जाकर ढूंढो फिर। ये क्या बता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक तो पढ़ लिया। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, देखो अपवर्तनांक मतलब जो पढ़ा है वो क्या है सापेक्ष था, ठीक है, यानी किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे कोई बच्चा तेज है तब मतलब वही
बड़ी क्लास में अकेला बच्चा था कैसे कहेंगे वो तेज है, या कोई बच्चा स्लो है पढ़ने में, वो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोलेंगे ना, उसके रिस्पेक्ट में ये तेज है, उसके रिस्पेक्ट में ये स्लो है, या धीरे धीरे सीखते हैं। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मान लो एक ही स्टूडेंट है क्लास के अंदर, तो ना वो तेज है ना वो स्लो है, वो क्या है बस जो है वो वही है, एब्सोल्यूट उसे बोलेंगे निरपेक्ष। ठीक, जैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जो वैक्यूम होता है, ठीक है, वैक्यूम मतलब निर्वात, लेकिन यहाँ कोई वायु नहीं होती है, तो निर्वात का अपवर्तनांक क्या माना जाता है, एक। ठीक है, अब ये बताओ, मैं कहूँ N2 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो कोई फर्क पड़ेगा? निर्वात का तो एक ही होता है, 1.5 के 1 डिवाइड करोगे तब भी कितना आएगा, यानी जो अपवर्तनांक आएगा उसका निरपेक्ष आया नहीं आया। N2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5, मतलब N2 का किसके सापेक्ष निकाल दो, वैक्यूम के। निर्वात के सापेक्ष किसी का भी अपवर्तनांक हो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, क्योंकि निर्वात का अपवर्तनांक एक होता है और एक किसी के भी बटे में हो, यहाँ एक रख दो तब क्या आएगा, कोई मतलब नहीं उसका, यानी वो उसकी एक्चुअल वैल्यू 5 को 1 से भाग करो तो 5 ही तो आएगा, इस एक के कारण 5 की वैल्यू थोड़ी बदल गई, 5 को मैं 2 से भाग करना तो बदलेगा 5, अब मान कितना आएगा 2.5, लेकिन 1 से अगर मैं भाग कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये क्या कहलाएगा, निरपेक्ष। तो देखो जो चीज़ है वही रहेगी, हाँ जो चीज़ है उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो निर्वात के सापेक्ष किसी पदार्थ का अपवर्तनांक उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जब वायु का केस आएगा, हवा का अपवर्तनांक कितना है, तो वो भी लगभग कितना होता है, एक ही लिया जाता है, क्योंकि वो एक के बहुत ज़्यादा पास होता है। ठीक है, जैसे निर्वात का कितना होता है, कुछ पॉइंट है, देखो निर्वात में n कितना होता है, एक निर्वात का कितना होगा, ये वायु का कितना होगा 1.0003, इसी को हम नियरली क्या बोल देते हैं, ये भी कितना है, एक है, 1.0003 बहुत छोटा नहीं होगा, लेकिन वही तो कह सकते हैं। ऐसी वायु बोलते हैं हवा में, पानी का ये होता है 4/3, ठीक है, जल पानी होगा, उसके बाद 5 कैरोसिन ऑयल जो है, कैरोसिन का अपवर्तनांक n जो होता है वो 1.4 और 5 का कितना होता है 1.5, या इसको 3/2। ये अपवर्तनांक है, ये किसके हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक, यानी ये सब किसके रिस्पेक्ट में निकालेगा, निर्वात। ठीक है, आस्था बचने का मौका भी नहीं मिला, दिमाग खराब कर दिया होगा। आप देख रहे हो यहाँ से ये चीज़ समझ आ गई। अगर मैं यहाँ से टर्म देखूँ तो अपवर्तनांक होता है
प्रकाश का वेग है, अगर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक ज़्यादा मतलब वो टेंशन ज़्यादा होगा, सघन ज़्यादा होगा, नहीं होगा, सघन ज़्यादा होगा यानी वो प्रकाश की किरण पास आएगी, यानी टेंशन मीडिया में क्या होगा, प्रकाश ट्रैफिक क्या ट्रैफिक ज़्यादा होगा, नहीं होगा। जब रोड छोटा सा हो, गाड़ियाँ ज़्यादा हो तो स्पीड स्लो हो जाती है, यानी अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है वो प्रकाश की किरणें जो भी होंगी उस अभिलंब की तरफ लाएगा, यानी इकट्ठी होंगी तो प्रकाश का वेग बढ़ेगा। यानी अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा, यहाँ से क्या निकल डिस्कस करना है, ये वैल्यू बढ़ी तो ये वैल्यू घटेगी, और इसका अगर ये वैल्यू घट रही है तो ये वैल्यू बढ़ेगी। ये समझ आया? एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत। इसलिए क्या होता है, जब अधिकतम प्रकाश के चारों किस्मों से निर्वात है, उसके बाद जहाँ भी जाएगी प्रकाश, जहाँ भी प्रकाश जाएगा वहाँ से क्या होगा, वहाँ पर प्रकाश का वेग कम होगा, पानी में और कम हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। इसलिए खतरनाक चीज है। एक क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिक होगा? कौन सा सही होगा? सी, केरोसिन। केरोसिन का अपवर्तनांक कितना है? ये कांच का कितना है? 1.5। और ये कितना आता है? 3 1 1.3 यानी सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है? इसका। तो सबसे कम वेग किसमें होगा? कांच में। और इसमें ऑप्शन वायु भी तो है, वायु है ये। सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? वायु का। जिसका अपवर्तनांक सबसे कम, वहाँ प्रकाश का वेग उतना ही ज़्यादा। उल्टा चलेगा नहीं चलेगा? तो सी ऑप्शन होगा। पहली बार बताया हूँ कि गलत बता दिया है। कर रहे हैं हमारे 20% है, तुम्हें अगर इस सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें क्या करना है? 120% सिलेक्शन मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, तब होगा। इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक पूछा है। बताओ जल के सापेक्ष किसका? कांच का। तो जिसके सापेक्ष रखते हैं उसे नीचे, ठीक। तो कांच का अपवर्तनांक घटे क्या आना चाहिए? जल का, क्योंकि जिसके सापेक्ष रखते हैं वो क्या होगा? नीचे। इतना तो आता है, इतना बताया। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का होता है 4/3, कांच का होता है 3/2। जल का अब क्या करें? उल्टा करें इनको, 3 × 3/4 × 2, 9/4।
सापेक्ष पूछा जाए तो उसको नीचे और जिसका पूछा जाए उसको ऊपर। प्रकाश की चाल ज्ञात करना, ठीक है। तो किसी भी माध्यम में पूछा जा सकता है। अभी जनरल लेते हैं, उसके बाद सूत्र बनाते हैं इसका। मान लो क्या है, दो माध्यम में माध्यम 1 और माध्यम 2, प्रकाश की प्रवाही माध्यम 1 से माध्यम 2। मान लो इसका अपवर्तनांक कितना है n1, इसका n2, और यहाँ वेग कितना है v1, यहाँ तो ये बताओ n जो होगा वो v के समानुपाती होगा या v के समानुपाती? अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो वेग ज्यादा होगा। सघन माध्यम में वेग ज्यादा होता है कम होता है? सघन में कम होगा, नहीं होगा। ट्रैफिक में तो 100 की स्पीड चला होगा नहीं, हाईवे पे चला सकते हो। यानी जब सघन माध्यम होगा तो वेग कम होगा, यानी n1 जो होगा v1 के वेग के समानुपाती होगा नहीं होगा? होगा। तो अगर मैं करूँ n2/n1 तो n2 है तो यहाँ आना चाहिए, वेग के समानुपाती नहीं है, और n1 है तो इसका उल्टा ऊपर आना चाहिए, होगा। यानी n2/n1 तो क्या होगा v1/v2। कितना समझ आया? क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल लगेंगे, उल्टा चलेंगे। n होगा, n को बढ़ाएंगे तो v घटेगा, n को घटाएंगे तो v बढ़ेगा, ऐसे n1 घटाएंगे तो v बढ़ेगा, n1 बढ़ाएंगे तो v घटेगा, यानी एक दूसरे के लिए अपोजिट। कितना समझ आया यहाँ पर? ठीक है। अब बताओ हमें क्या निकालना है, किसी भी माध्यम में प्रकाश। हमें मान लो ये v2 निकालना है तो सूत्र लगेगा ये। अब मान लो जो जनरल सूत्र है वो तो यही है, ठीक। कैसे भी निकालना हम क्वेश्चन कराएंगे बात करेंगे। लेकिन अगर मान लो पहला माध्यम क्या हो, निर्वात, तो क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल पता होती है तो v1 कितना हो जाएगा? पहला माध्यम निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ ये हमें पता होती है। v1 कितना होगा? c के बराबर, और c कितना होता है? होता है, होता है। तो यहाँ देखो, और n1 कितना होता है यहाँ पर निर्वात में? निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? 1, यानी n1 भी पता है, v1 भी पता है। तो अगर हम सूत्र बनाएं तो क्या बनेगा? n2/1 ये तो बनेगा, और यहाँ पर क्या v1 की जगह लेंगे c और बटे v2, n बराबर क्या आया? c/v2। समझ आया? अभी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का आया समझ आ जाएगा। ज़्यादा दिमाग लग रहा है हम लोग, लग रहा होगा दिमाग तो लगेगा ही, भगवान ने दिया इसलिए, वरना देते ही नहीं, है नहीं। अगर दिमाग नहीं लगाना होता तो देते ही। पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर डिफिकल्ट कर लेंगे।
ये ऑप्शन है। तो देखो ये ऑप्शन देखो 4 गुना 10 की घात 8 क्या संभव है? प्रकाश के चार तालिका किसकी हो सकती है? 1 गुना 10 की घात 8, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। और आप सब देखिए 4 गुना 10 की घात 8 तो हो ही नहीं सकता है। ये ऑप्शन तो वैसे गलत होगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। ये तो पहले कर दिया, अब बच्चे तो सॉल्व कैसे करेंगे? हम जानते हैं सूत्र क्या लगाना है, n2 बटे n1, यहाँ क्या आएगा v1 बटे, सूत्र यही होता है। अब कहाँ से चलिए प्रकाशकरण? निर्वात से। तो निर्वात के लिए n1 कितना हो जाएगा? 1 होगा, नहीं होगा? n1 से n2 आ रही है ना, निर्वात से दूसरे वाले, तो v1 कितना होगा? c प्रकाश वाले कितना है और v2 कितना है? v2 निकालना है। और n2 कितना होगा? कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? ये दिया होगा क्वेश्चन में। n2 जो होगा वो 3 बटे, तो यहाँ इसकी जगह में 3 बटे से भर सकता हूँ, बटे में एक का कोई मतलब नहीं। v2 कितना आएगा? 2 गुना 303 हट गया। यानी कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? 2 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। कई बार यहाँ पर जो सुविधा है इसको और सही करने के लिए b बराबर c बटे n, जब भी वेग पूछा जाए तो अपवर्तनांक से क्या करो? भाग कर दो। समझ आ गया? अब एक चीज ये बताओ, जैसे एक श्वेत प्रकाशकरण है उसमें कितने 7 तरंग होते हैं? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैगनी की। सबसे ज्यादा होती है लाल रंग। तरंग दैर्घ्य, तरंग की लंबाई ज्यादा होगी तो वो उतनी ही दूर तक ट्रेवल कर पाएगी। इसलिए क्या सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है सूरज पर या सनसेट के टाइम, क्योंकि सारी किरणें बाकी तरंग दैर्घ्य वो तो कहीं रास्ते में केवल लाल कलर की तरंग दैर्घ्य जितनी होती है वो एंड तक आ जाती है हमारी आंखों तक, इसलिए वो लाल रंग का दिखाई देता है। इसलिए क्या होता है कि वाहनों में रात में रेड कलर, जितने भी रिफ्लेक्टर वगैरह जो भी होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है, जो लाइटें होती है वो रेड कलर की लगाई जाती है ताकि वो दूर से ही दिखना है, ठीक है। और बैगनी की सबसे कम स्क्रीन ये तो समझ आ गया, बाकी सब इसके बीच में। ये क्या है? श्वेत प्रकाशकरण है। तो ये मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझो। अपवर्तनांक जो होता है मैंने कहा था वो वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब b बराबर tan लैम्डा सुना है इसमें? b बराबर tan लैम्डा नहीं सुना। तो b बराबर क्या होता है? जो वेग होता है वो होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी गुणा तरंग दैर्घ्य। ये कहाँ पड़ा होगा? जब सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति पड़ा हुआ ना, तब कहाँ पर पड़ा होगा? वेग बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य, ठीक है। अब देखो किसी भी प्रकाश में आवृत्ति तो फिक्स रहती है, जब इधर से उधर जा रहा है प्रकाश आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी वेग और तरंग दैर्घ्य चेंज होती है। अब वेग बदलेगा यानी तरंग दैर्घ्य बदलेगी। तो यहाँ देखो अगर
अगर मैंने कोई लाल रंग है और दूसरा मान लो क्या है बैगनी, दो कलर के प्रकाश किसी पदार्थ में या सघन माध्यम से गलत माध्यम में जा रहे हैं, तो पदार्थ तो नहीं है, पदार्थ का अपवर्तनांक भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन दोनों के लिए ये क्या करेगा, अलग अलग, क्योंकि इसका मान कितना है, ये बराबर आवृत्ति ये फिक्स है, अब इसकी तो तरंग अलग है लाल कलर की, लेकिन इसका वेग अलग आएगा नहीं आएगा। तो मान लो आवृत्ति कितनी है, वेग और तरंग कितनी है, 2, तो वेग कितना है लाल रंग के लिए, 2 आया। लेकिन यही अगर उसके लिए देखें बैगनी के लिए आवृत्ति तो फिक्स रहेगी, वो नहीं बदलती है, लेकिन तरंग बैगनी रंग के लिए कितनी हो जाएगी, मान लो 1 है, कम होगी नहीं होगी, तो वेग कितना आया, यहाँ 2 आ रहा था, यहाँ 1, वेग बदल गया। अब ये बताओ सर ये चीज बदली तो क्या ये दोनों के सेम रहेगा नहीं रहेगा ना, इसके जैसे बदलेंगे ये भाई अपवर्तनांक 1 था, लेकिन जैसे ही लाल रंग गया उसके लिए अपवर्तनांक अलग तरीके से काम करता है, उसको कम मोड़ता है ज़्यादा मोड़ता है, बैगनी है उसके लिए भी कम या ज़्यादा, दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, जो भी पदार्थ है तो दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि इनकी तरंग अलग अलग है। ठीक है, अब ये बताओ अगर लैम्डा ज़्यादा है यानी तरंग ज़्यादा है तो वेग ज़्यादा होगा, लाल रंग की तरंग ज़्यादा होती है, जब ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, तो जब ये ज़्यादा होगा तो ये n कम होगा, होगा नहीं होगा। और यहाँ देखो जब बैगनी के लिए तरंग कम होती है तो वेग कम होगा नहीं होगा, वेग कम होगा तो n समझ आ गया पूरी डाउट अंदर की बात है, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता, तो लिखो इसमें क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, ये लिखवा मत है, मतलब संधान के एग्जाम में लिखवाना दिक्कत थोड़ी है, लिखवा तो फटाफट देंगे, मुश्किल काम है समझाना, तुम लोग के मुझसे हाँ बुलवाना, हाँ से समझ आ गया। क्वेश्चन लिखो पहले नोट करके लिखो, क्वेश्चन की मतलब नोट, जैसे ये वैल्यू आ रही थी 1.5 3/2 4/3, ये कहते हैं अपवर्तनांक पे लिखवाए थे, इसके आगे कुछ लिखा मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम कुछ लिखा, यानी इसका कोई मात्रक होता है, तो लिखो नोट में अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। प्रश्न लिखो इनमें से कौन सा कांच में, यहाँ से सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी दिमाग से, इनमें से कौन सा कांच में न्यूनतम वेग के साथ यात्रा करता है? पहला ऑप्शन है लाल रंग, बैगनी रंग, हरा रंग, पीला रंग, या लाल प्रकाश रंग, नीला और बताइए समझाया था, बताओ समझ आया? यहाँ से देखो एक ही चीज है, घर पे जाने का रिवाइज जरूर करें। वेग जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? वेग किसके समानुपाती होता है? तरंग के। अभी मैंने लिखवाया था, ठीक, यानी तरंग जिसकी ज़्यादा होगी उसका वेग ज़्यादा होगा।
लाल रंग का, लेकिन कांच में पूछा तो क्या होगा, उल्टा होगा नहीं होगा। देखो वैसे क्या है, वेग तरंग समानुपाती है। किसमें पूछा है, कांच में पूछा, ऐसे नहीं पूछा तो ऐसे होता। कांच में क्या होगा, जब वेग ज्यादा तो इसके लिए अपवर्तनांक कम होगा। कौन दूर तक जा सकता है, लाल रंग पास तक आता है सूरज का, यानी सूरज की तरंग ज्यादा है इसलिए वो दूर तक ट्रेवल कर पाती है। ठीक, इसलिए क्या है, वेग किसका ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है, ये ऊपर से बताना सबसे ज्यादा ये वाला पॉइंट मुझे लग रहा था तो ऊपर से जा रहा है। कांच में अपवर्तनांक कितना होता है, देखो 3/2 अपवर्तनांक 3/2 है। और इनका पूछा है कि न्यूनतम वेग के साथ कौन जाएगा, तो लाल रंग के लिए क्या होगा, b बराबर क्या होगा, हम लैम्डा के लिए डायरेक्ट ये सुनो होगा, मैं डायरेक्ट b नहीं लिख रहा हूँ, लैम्डा लिख रहा हूँ। लैम्डा किसका ज्यादा है, दिमाग में भी चीज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है तो दिमाग में चीज नहीं आ रही। सबसे पहले दिमाग में ये चीज सेट करो कि भाई चाहे कोई सा प्रकाश हो, नॉर्मली प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸, यानी इन सबका वेग बराबर है। जब ये किसमें एंट्री लेगा, कांच में, तो कांच क्या करेगा, इन दोनों के बीच सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट देगा। जब अलग अलग ट्रीटमेंट देगा तो इनके वेग में अलग अलग कमी आएगी। वो कमी कैसे देखेंगे, एन किसके बराबर, लैम्डा, यानी जिसका लैम्डा ज्यादा होगा, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए अपवर्तनांक कम होगा, यानी उसके लिए डिस्टरबेंस कम होगा, होगा नहीं होगा। जिसका लैम्डा ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम, उसके लिए कांच का अपवर्तनांक ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, यानी उसके लिए कम डेंसर होगा। जिसका अपवर्तनांक कम उसके लिए कम सघन होगा नहीं होगा, और जिसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा करेगा कांच उसके लिए सघन ज्यादा हो जाएगा। यानी कांच का जो लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, जब इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है तो कांच का जो अपवर्तनांक है वो 3 होता कितना, 3/2, लेकिन कितना होगा, 3/2 से कम कर लेगा थोड़ा, और बैगनी के लिए 3/2 से ज्यादा कर लेगा। इसलिए बैगनी रंग के प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी नहीं होगी, और लाल रंग की ज्यादा, लाल रंग की ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता है, सूरज से प्रकाश जो होता है लाल रंग का ही तो आता था सनसेट और सनराइज के टाइम पे, दूसरा नहीं आता, क्योंकि उस समय क्या होता है, प्रकाश की चाल जो लाल रंग की चाल है वो बढ़ गई क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। इसलिए क्या होगा, सबसे कम पूछा, न्यूनतम वेग के साथ कौन सा ऑप्शन होगा, अभी भी नहीं आया तो एक बार और समझा दें, ध्यान रखना है। अपवर्तनांक यहाँ मैंने लिख दिया, अपवर्तनांक 1/, वेग की जगह कर लो 1/, तरंगदैर्घ्य, इतना तो लिख लोगे, अभी भी नहीं आ रहा है घर जाके बहुत देखना, पूछ लेना। फिजिक्स इज इक्वल टू प्रॉब्लम, फिजिक्स की समस्या है। हमारे साथ फिजिक्स में कितने लेटर हैं, कितने, प्रॉब्लम में कितने लेटर हैं, यानी फिजिक्स की प्रॉब्लम है। फिजिक्स में आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यानी प्रॉब्लम्स जितनी ज्यादा लगाओगे, आपके कॉन्सेप्ट करने की अच्छी होगी। इसका मतलब ये है, और जितनी कम थ्योरी पढ़ते रहो क्वेश्चन नहीं लगा तो मतलब क्या है, कुछ नहीं आता आपके पास। ये समझ आ गया। चाहो तो नोट करके लिख लो यहाँ पे कि उच्च तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तनांक कम होता है, ऐसे करके लिख लो, और प्रकाश का वेग ज्यादा। ये ठीक, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निम्न तरंगदैर्घ्य के लिए
अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा। अपवर्तनांक ज्यादा यानी कि प्रकाश को मोड़ देगा। ये क्या करेगा? इस प्रकाश को ज्यादा मोड़ेगा। अगर अपवर्तनांक ज्यादा है यानी वॉलेट वाले को ज्यादा मोड़ दिया, जाना था 14 तो पहले रास्ते से डाइवर्ट कर दिया, यानी वो कहीं वहीं चला गया। और प्रकाश का वेग न्यूनतम, ठीक है। यहां से तो ध्यान रहेगा, भूल जाओगे अभी भी। अब से ज्यादा मिटा दीजिए। थोड़ा सा पढ़ो इन चीजों को, थोड़ा सा समझो, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। जहां ना समझ आए पूछ ले। बताइए इसका आंसर। बताओ प्रभु, आंसर बताओ इसका। माध्यम पर अपवर्तनांक सघन माध्यम या विरल माध्यम उस पर डिपेंड करेगी, है नहीं? अगर सघन माध्यम में अपवर्तनांक ज्यादा, विरल है तो कम। ऐसे प्रकाश के रंग पर अगर रंग पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि तरंगदैर्घ्य रंग की अलग अलग होती है और हर रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है अलग अलग है, तो उसके लिए अपवर्तनांक भी क्या हो जाता है? अलग अलग। कांच वही है लेकिन सबके लिए अपवर्तनांक अलग अलग शो करेगा। तीसरा, तापमान पर कैसे वर्क करेगा? मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है तो विरल और सघन माध्यम चेंज हो जाएंगे। वहाँ पर मान लो विरल है, सघन है, तो टेम्परेचर से क्या होगा? उनमें चेंजेस आते नहीं आते हैं। कण दूर होना है, कण के पास आना, वो विरल और सघन पर डिपेंड करेगा। अगला जो है समीकरण, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? इन समीकरण। और ये क्या माध्यम और प्रकाश का रंग के दोनों एक जैसे ऑप्शन क्या होगा इसमें? ठीक है। नया क्या वीडियो का इजाज में ये सीन होता है। पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? सही में पढ़ने वाला सो भी जाएगा तो कोई समस्या नहीं, लेकिन पढ़ाने वाला होता नहीं होता। यहाँ देखो क्वेश्चन जो है, कई बार क्या होता है स्विमिंग पूल में जाओ तो सतह थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है और एक्चुअल में क्या होता है गहराई ज़्यादा होती है। नदी में भी क्या होता है साफ पानी है तो लगेगा ये तो ऊपर ही है, मुझे तो पता चला इतना आ गया पानी। तो वो क्या है? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। एक्चुअल में क्या होता है? ये है, मान लो ये क्या है? सतह है, कोई वस्तु है, ठीक। तो मान लो ये क्या है? उसकी सतह है पानी की। ठीक है। अब देखो ये वस्तु है, ये हमें ऊपर कैसे दिखाई देती है? यहाँ से प्रकाश मान लो गया ये और एक प्रकाश किरण गई, ध्यान से देखो, ये वस्तु से प्रकाश किरण गई। अब क्या हुआ? ये सघन होगा या विरल होगा? नहीं होगा। पानी सघन होगा, वायु विरल है। विरल होगा तो अभिलंब से दूर
ऐसे इस वाले केस में भी अविलंब से दूर। क्या ये कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इनको यहां से देखो तो हमें क्या लगेगा, प्रकाश किरण इधर से आ रही है, और यहां से देखेंगे तो प्रकाश किरण हमें लगेगा, यानी ये था वस्तु, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, ऊपर से। ठीक, इतना समझ आ गया? वे टॉर्च है, मैं क्या करूंगा, एक शीशा है मेरे पास, मैं ऐसे करके कर रहा हूँ, टॉर्च इस तरीके से थी और शीशा इस तरीके से, तो क्या होगा, पहले टॉर्च के प्रकाश शीशे से टकराएगा, फिर उधर जाएगा। उधर कोई देख रहा है, उसे क्या लगेगा कि प्रकाश इधर से आ रहा है, उसे थोड़ी पता इधर से जा रहा है प्रकाश। ठीक, यानी प्रकाश की दिशा इधर से देखूंगा तो यहाँ से, इधर से देखूंगा तो यहाँ से, जहाँ कट करेंगे यहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का। यानी ऐसा वस्तु यहाँ पर गहराई क्या है, इतनी, लेकिन हमें कितनी दिखाई देगी, केवल कितनी। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं आभासी गहराई। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, ये क्या है, पूरी, बाकी जो है वास्तविक, इसको ऐसे लिख दो, बाकी जितना ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे, क्या क्या पढ़ा तो समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा होगा, आ रहा है, देखा हुआ है, ये तो देखा हुआ है ना, देखा है। नाम इसको बोलेंगे मान लो डी डैश, और ये मान लो ये कितना है, डी पता है कि गहराई कितनी है, 10 मीटर है, तो आभासी गहराई कितनी होगी वो निकालो। अब बताओ, तो सूत्र कुछ नहीं है, क्या है सूत्र, आभासी गहराई जब भी निकालना हो, ये ना बढ़िया सुन रहा है, आभासी गहराई डी डैश जब भी निकालना होगा तो क्या करना है, वास्तविक गहराई को किस तरह भाग दे दो, उसके जल के या जल या जो भी है उसके द्रव के अपवर्तनांक। ठीक है, ये सूत्र है, डी डैश जो होता है वो डी बटे आभासी गहराई देख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में निकालने के लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे। अगर कहो कि आभासी गहराई माप लो डायरेक्ट, तो पानी में आभासी गहराई माप सकते हो भाई, किसी तार से या किसी डंडे से उस डंडे को पानी के अंदर पहुंचाओगे तो क्या डंडा तो जाकर धरातल में लगेगा उसके, यानी उससे तो केवल वास्तविक गहराई पता चलेगी। ये समझ आया? नहीं आया? क्वेश्चन जवाब ही गया। सिलेबस तो जल्दी फिनिश होता है, लेकिन क्लास 3 घंटे की तब जाकर सिलेबस फिनिश होगा, लेकिन 3 घंटे की क्लास होगी तो तुम लोग की उम्र कम हो जाएगी। ये प्रश्न है, मान लो ये रिपीट कर दें, देखो हमें क्या निकालनी है, ये हाइट निकालनी है, आभासी गहराई, तो आभासी गहराई निकालनी है, तो वास्तविक गहराई हमें पता होगी, उसको क्या करें, जो भी जल या केरोसिन जो भी द्रव भरा है उसके अपवर्तनांक से क्या करो, भाग दो, तो हमें क्या आभासी गहराई निकल जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में मान लो ये कह रहा है वास्तविक गहराई कितनी है, 24 मीटर, और मान लो वस्तु कहाँ, यहाँ पर रखी है वस्तु। ठीक है, तो ये जल है, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3 होता नहीं होता है। तो बताइए अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, हमारी आंखें किधर हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें ये वस्तु कहाँ पर दिखाई देगी, यानी आभासी गहराई कितनी होगी, हमें आभास होगा वस्तु इधर है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो
डी डैश बराबर क्या होगा डी बटे एन। डी कितना है 24 मीटर और एन कितना है 4 बटे 3, तो 24 में 3 चला गया ऊपर बटे 4, 4 सम 24 छतियां, यानी हमें लगेगा क्या गहराई कितनी है केवल 18 मीटर, तो गहराई है 24 मीटर। मिटा देना सर। जब नहर आती है सर जी तो दौड़े से देखो तो नीचे तो पानी साफ चलता है तो ऐसे दिखता है ना, तभी पता चलता है कितनी गहराई है यहाँ पे। जहाँ पे गड्ढा होगा वो नीचे दिखेगा, जहाँ पे ऊंचा होगा वो नीचे दिखेगा। ऊपर लगा दो अब इधर देखो, जैसे कि हमारे पास 7 कलर हैं, हमने 7 कलर के छोटे छोटे टुकड़े गोल गोल काट दिए और एक कांच की हमारे पास स्लैब है मोटी सी, हमने उस कांच को रख दिया ऊपर से, तो क्या होगा सारे कलर ऐसे नहीं दिखाई देंगे कि लेवल में, कुछ कलर ऊपर दिखाई देंगे कुछ कलर नीचे। तो कौन सा कलर ऊपर दिखाई देगा कौन सा कलर नीचे, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना है कि कांच की स्लैब है, मान लो है कलर कहाँ, ये है कलर रखे हुए, ठीक है, लेकिन हमें कैसे दिखाई देंगे वी वाई वी आई वी जी वाई ओ, यानी वायलेट वाला सबसे ऊपर दिखाई देगा और आर वाला सबसे नीचे, ये होता है। तो लिख लो इसे, देखो जब 7 अलग रंगों को कांच की मोटी स्लैब, ठीक है, स्लैब होता है टुकड़ा, कांच की मोटी स्लैब के नीचे रखते हैं तो ऊपर से देखने पर बैगनी रंग सबसे ऊपर, तो बैगनी रंग सबसे ऊपर और लाल रंग सबसे नीचे दिखाई देता है। कोई डाउट यहाँ तक? क्यों ऐसा क्यों होता है? तो देखो सीधी सी बात है, जो लाल रंग होता है उसके लिए इसका अपवर्तनांक कम होगा ज्यादा होगा, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम होता है ना, तभी तो दूर तक ट्रेवल करता है। यदि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम है तो ये ज्यादा डिस्प्लेस नहीं करेगा। बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर, लेकिन दिखेगा सबसे ज्यादा ऊपर, उसके नीचे इंडिगो, और आर के लिए कम है तो ये नीचे दिखाई देगा, ठीक है। अगला देखो प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। टाइम कहाँ हो गया? ज़्यादा भी होगा। ज़्यादा पॉज करो।